नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की इकाई 5 यानी सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका प्रकार है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी क्या, यह हम आपको बताते हैं। पहले तो हम यह बताते हैं कि प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के छात्रों की बातचीत पर आधारित है। समझ में आया? यानी कि जब आमने सामने बैठकर बातचीत के द्वारा, प्रश्नोत्तरी के द्वारा जो किया जाता है उसे साक्षात्कार कहा जाता है। डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक भी है, यानी अब हम कह सकते हैं कि वह बहुत बड़े वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे बच्चों संधि है, क्षेपक प्लस अस्त्रों, यानी यहाँ अपने भारत का व्याप बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। वह इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि वह किसी को भी जब भी चाहे वह बहुत ही सहजता से उसे जवाब देते थे, मिलते थे। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है, उन्हें बच्चों से बड़ा ही लगाव था। ये बातचीत कब हुई? तो ये बातचीत तब हुई जब डॉक्टर कलाम जी राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, यानी कि वहाँ पे वो थे, तब की बात है। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत प्रेरक और संतोषकारक उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। वह कहीं भी जाए तो वो पाठशाला या कॉलेज में जाते थे और बच्चों के जो भी प्रश्न होते थे उसके वह बच्चों को जो संतोष आए वैसा उत्तर उसे देते थे। वह कभी उसमें मना नहीं करते थे। अब इस पाठ का सारांश हम देखें तो इस पाठ में डॉक्टर कलाम ने विविध बच्चों द्वारा पूछे गए अनेक बचपन की घटना, भाषा के प्रति अपना दृष्टिकोण, जीवन में सफल होने का मंत्र क्या होना चाहिए, भारत की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी का निवारण क्या है, नेताओं को सीख देने की क्या बात है, सेना में महिलाओं की बराबरी जैसे अनेक बड़े बड़े प्रश्नों के उसने बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। तो यह सब इस इकाई में है बच्चों। इसमें जो प्रश्न करता है वह आपको देखना है कि प्रश्नकर्ता कितने छोटे बच्चे हैं और उसका कितना सहजता से कलाम जी ने उत्तर दिया है। तो चलो अब हम हमारी इकाई शुरू करते हैं कि सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो उसके बातचीत पर जो ये आधारित हुआ है, तो सबसे पहला प्रश्न उसमें अगर हम देखें तो प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट स्कूल, चेन्नई, तीसरी कक्षा का यह छात्र है। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? कितना छोटा बच्चा है, फिर भी बहुत बढ़िया प्रश्न उसने किया है और उतनी ही सहजता से, सफाई से, सच्चाई से कलाम जी ने उत्तर भी दिया है। कलाम जी ने क्या उत्तर दिया? कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। कलाम जी दक्षिण भारत के हैं, वो हम सबको पता है, इसीलिए वहाँ पे जो रामेश्वर मंदिर हमारा स्थित है, तो वहाँ पे वो गए और वहाँ पे जो समुद्र तट यानी समुद्र किनारा था, वहाँ पे जाकर कोई पक्षी कैसे उड़ता है वह उसने दिखाकर उसका उदाहरण दिया। अगर आपकी भाषा में बोले तो जीवंत यानी प्रैक्टिकल करके दिखाया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। बच्चा पक्षी कैसे उड़ता है, यह घटना उसके दिमाग में कैसी बैठी होगी, सोचिए। सो एक दिन वह मिसाइल मैन बन गए, यानी कि मिसाइल उड़ाने लगे। तो कुछ भी अगर दिमाग में बिठाओ तो इस तरह से बिठाओ कि वह हमें हमेशा के लिए याद रह जाए।
अब दूसरे प्रश्न करता है सरयू मक्कर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बच्चों ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस इकाई में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न भी, छोटा प्रश्न, 1 मार्क का प्रश्न, इस तरह के पूछ सकते हैं। इसीलिए सब कुछ दिमाग में रखना ज़रूरी है। बचपन में हमें किस भाषा की प्रमुखता देनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। तब कलाम जी ने जवाब दिया, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। बच्चों ये जो भाषा की बात आई तो आप लोगों को शायद पता होगा कि अभी अभी हमारे देश में शिक्षण नीति में बदलाव हुआ है, जो यह कहा गया है उसमें कि कक्षा 5 तक सभी लोग अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेंगे। जैसे हम कक्षा 1 से ही अंग्रेजी माध्यम कर डालते थे या फिर हिंदी माध्यम कर डालते थे या फिर कोई और माध्यम कर डालते थे, वैसा नहीं होगा। अब जो जहाँ का है वह वहाँ की मातृभाषा में ही 5वीं कक्षा तक पढ़ेगा। वह क्यों हुआ? तो उसका उत्तर इसमें है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। बाद में जो कॉलेज की उसने वह इंग्लिश मीडियम ही था, तो उसने उसमें किया। मेरा मानना है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। उसका यह मानना था कि मातृभाषा का यानी कि जिस मातृभाषा में वह 12वीं कक्षा तक पढ़े उसी में कॉलेज पढ़ने की उसे अनुमति देनी चाहिए या फिर पसंद करने की उसे पसंदगी देनी चाहिए। कंपलसरी अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। देखो एक यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इस इकाई में, क्योंकि युवा मातृभाषा में ही सोचता है। मैं आपको बताऊं कि क्या आप लोग सोते हैं तब आपको आपकी मातृभाषा में सपने आते हैं या कोई और भाषा में? अगर सपने आते हैं तो वो मातृभाषा में ही आते हैं ना। और जब सुबह जागकर आप शेयर करते हैं अपने भाई बहनों से, दोस्तों से, मम्मी से, पापा से, तो अपनी ही भाषा में शेयर करोगे ना, कोई और भाषा में शेयर करोगे नहीं ना। क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से तुम अपनी भाषा में कह सकते हो, समझा सकते हो सामने वाले को, उतनी अच्छी तरीके से आप को दूसरी और कोई भाषा में नहीं समझा सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि दो मत नहीं है, ये सही ही है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। नितांत यानी बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसके बगैर हम वैश्विक स्तर पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए यह ठीक है कि दूसरों के संपर्क में जब हम आए वैश्विक स्तर पर, तब हम उनको यह अंग्रेजी भाषा का उल्लेख करना चाहिए, उसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हमें हमारी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद का प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तब कलाम जी जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तब भी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। बच्चों यह बहुत बड़ी बात है कि जब आप युवा होंगे तब भी आपको तय कर लेना है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। आपको बड़े होकर वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्ट में जाना है, शिक्षक बनना है, क्या बनना है, XYZ बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे क्षेत्र है, उसमें से आप किस में जाना चाहेंगे, तो ये पहले से ही तय होना चाहिए। बाद में क्या करना है कि जब भी आप सोचो तब बड़ा ही सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप
आखिर बनना क्या चाहते हैं, यानी कि आपको एकदम से तय हो जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। प्रयत्न शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो। जैसे कि आपको पता है, चलो, कि पाठशाला से आपको कोटेचा चौक जाना है, ठीक है। तो आपको पता नहीं था तब तक ठीक था, लेकिन अब आपको पता है कि आपको कोटेचा चौक जाना है। तो बस बंद है, रिक्शा वाले पैसे ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोटेचा पहुंचना है, यह पता है, या इसलिए आप मेहनत करेंगे। और कोई नहीं मिला तो आप पैदल चले जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। तो वह आपकी मंजिल है। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप प्रयत्न करते रहिए और मेहनत को कभी भी मत छोड़िए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। ये सनातन सत्य है बच्चों, सनातन सत्य, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कठिनाइयाँ, बाधाएं, यानी कि विपरीत परिस्थितियाँ तो आती ही रहेगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है और हमें आगे बढ़ते जाना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी कि कोई भी समस्या है, मैं उनसे हारूंगा नहीं, मैं हिम्मत कभी भी नहीं हारूंगा, मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा, ऐसा सोचते रहना है। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ ज़रूरी है तो निरंतर ज्ञान अर्जित करो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करो। जब तक हम अच्छी तरीके से अच्छे मार्क से पास नहीं हो जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कलाम जी कहते हैं। इसलिए पढ़ने में एकदम ध्यान रखो, ऐसा कलाम जी कहते हैं। अब आगे का प्रश्न है जो पूछा है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज तक करना पड़ रहा है? अगर बच्चों यह प्रश्न पूछा जाए तो जो कलाम जी ने बोला वह सब कुछ उसके उत्तर में लिख डालना है। कलाम जी कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। जब राष्ट्रपति थे तब यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया कि यहाँ पे जो हमारे भारत की आबादी है उसमें से सभी नागरिक को जन जन के मुख पर, चेहरे पर मुस्कान देखना सबसे बड़ी कसौटी है। क्यों? क्योंकि हमारा देश गरीब देशों में माना जाता है, अभी भी विकसित देश में नहीं माना जाता है, विकासशील देशों में हमारा देश है। इसीलिए वह ऐसा चाहते हैं कि हमें राष्ट्र को परिवर्तित करना है, लेकिन जब तक 2020 पूर्ण न हो जाए तब तक यह संभव नहीं है। तब तक हम चाहे तो भी यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, यह सब कुछ है। इसलिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं अपने भारतवासियों को 2020 तक, जब तक मैं रहूं तब तक उसके मुख पर मैं मुस्कान नहीं देख सकता। यह मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो मैं करना चाहता हूँ कि मैं 2020 तक उन सब को वह खुशी दे दूँ जो उनको चाहिए। उसके बाद का प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मडाल, मुंबई। आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 7वीं कक्षा का बालक इतना अच्छा प्रश्न कर सकता है, लेकिन उतनी ही सहजता से कलाम जी ने उत्तर भी दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से या आपदा से बचाना ही साहस है। कि मैं उसे बचाने जाऊंगा तो मैं तो मर तो नहीं जाऊंगा ना, ये सोच है, वह साहस नहीं है। मैं मर जाऊँ तो ठीक है, लेकिन मैं उसे बचा लूँ, जो अगर ये बात हमारे दिमाग में है तो वह साहस है।
कलाम जी यही बताते हैं कि दूसरा हमारे सामने कोई संकट में है, कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, उसे बचाने में हमें हमारा स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। तब जब हम उसकी रक्षा या मदद करते हैं तो वह साहस है। बाद में प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? कि हम तो मूल भारत के हैं, लेकिन फिर भी भारत में नहीं है, फिर भी हमारी मातृभाषा को हम विकसित कैसे करें? मूल भारतीय कोई भी व्यक्ति है वह बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी बहुत बड़ा। हमारा जो भारत देश है वह देश पूरा उसका भाईचारा है, वह सब उसके भाई बहन है, एक परिवार है। जैसा आप सभी लोगों ने बार बार सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, परिवार है। तो यहाँ पे भी कलाम जी यह कहते हैं कि अगर आप मूल भारत के हैं तो पूरा भारत आपका परिवार है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, जो हमें हमारे वंशजों से मिला है, संस्कृति में सब कुछ विरासत में, तो वो सब कुछ हमारे लिए गर्व की बात है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और वही आपके लिए गौरव की बात है कि आप वहाँ रहकर भी आप अपनी मातृभाषा के प्रति इतना लगाव करते हैं, वही सबसे बड़ी बात है और वही गौरव की बात है। बाद में प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि मैं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार की भी किसी राष्ट्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों में से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? कितना अच्छा प्रश्न, सही बात कही कि सभी लोगों को अगर हम पूछते कि आप क्या बनना चाहते हैं तो सभी लोग यही बोलेंगे कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, टीचर बनेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं किसान बनूंगा, मैं मजदूर बनूंगा, मैं कलाकार बनूंगा। उसकी भी इतनी ही ज़रूरत है। अगर किसान नहीं है तो हम खाएंगे क्या? किसान तो हमारे तात है और फिर हमारा भारत तो है ही कृषि प्रधान देश, तो अगर उसमें किसान नहीं होंगे तो और कौन होंगे? तो ये बच्चा बहुत ही अच्छा प्रश्न करता है जिसका जवाब कलाम जी देते हैं। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सब भी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है, यानी कि अगर ये न हो तो हम कुछ भी नहीं है, भिन्न नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब एक है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, यानी कि हमें पता है कि उसका भी उतना ही महत्व है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप जो भी बने, कलाकार बने, मजदूर बने, किसान बने, लेकिन उस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी बनना छोटी बात नहीं है, लेकिन उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा कलाम जी कहते हैं। आगे प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया अंडर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? एक 11वीं कक्षा का बच्चा बेरोजगारी की चिंता कर रहा है। देखो बच्चों, तो उसका जवाब कलाम जी कैसे देते हैं, यह कहते हैं विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। कि विकास होगा तो लोग समझदार बनेंगे तो लोग अपने आप जनसंख्या के बारे में सोचने लगेंगे। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सी भी सम्मिलित है। यानी कि पहले आपको पता होगा कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए वह अज्ञानता से भरी हुई थी। लेकिन वह बोलते हैं कि अगर स्त्रियों को शिक्षा दी जाए तो वो भी इसमें हमें साथ दे सकती है। कैसे? तो उसे यह पता होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब स्लोगन है बच्चों। आपको
थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन यह बहुत ज़रूरी था जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए कि सबको अगर इसका नॉलेज हो, इसका ज्ञान हो तो वह कर सकते हैं। मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 तक का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। ये जो मुझे लग रहा है बच्चों की कलाम जी का जो सपना था वो शायद इस वक्त पूरा हो रहा है। देखो गांव में कितने बड़े उद्योग धंधे हो गए और कितने एक मजदूर लोग हैं, उसे रोजगारी मिल रही है, कितने लोगों को सब कुछ मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे से साकार होता हो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और ये जनसंख्या वाली बात है बच्चों, तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको आपके मम्मी पापा को पता होगा कि आप लोग इस वक्त तो परिवार में एक बहन एक भाई, ऐसे ही दो भाई बहन या फिर दो भाई या दो तीन भाई बहन ही होंगे, उनसे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने चाचा को देखो, पापा को देखो, सबको बुआ को देखो, उसके बुजुर्गों के परिवारों को देखो तो बहुत सारे भाई बहन थे। 5 भाई बहन, 6 भाई बहन, 7 8 9 10। तो ऐसे जो बड़े बड़े परिवार थे, इसीलिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया था कि छोटा परिवार सुखी परिवार। और एक स्लोगन भी शायद आपको याद होगा कि हम दो हमारे दो। तो ऐसे सरकार के आयोजन के आधार पर जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती थी। और आगे जो ये ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करके लोगों को रोजगारी दिए जा सकती थी। तो यह सब कुछ कलाम जी के दिमाग में था कि कौन सी समस्या का हल कैसे निकालना है। आगे प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कोई भी देश का 3 प्रकार होते हैं, विकास, विकासशील और विकसित। विकास यानी जिसका विकास हुआ ही नहीं, विकास की सिर्फ शुरुआत हुई है। दूसरा विकासशील यानी कि शुरुआत हो गई है, विकसित में पहुंचने में थोड़ी देरी है। विकसित यानी पूरा विकसित, वहाँ पे सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती है। ऐसे 3 प्रकार है, उसमें से भारत इस वक्त विकासशील दूसरी कक्षा में है। अब यह पूछता है यह बच्चा कि 2020 तक आपको क्यों लगता है कि तभी हमारा भारत विकसित हो जाएगा? तो कलाम जी कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, जिसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि युवान लोग हैं, जिसके बाहों में बल होता है, जिसकी मेमोरी एकदम फुल होती है, जिसमें जुस्सा होता है, जिसमें हिम्मत होती है। तो ऐसे लोग ज़्यादा है। तो भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुआयोजित यानी कि सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। यानी कि हमारे पास जो हमें विकसित बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। बाहुबल चाहिए यानी कि मानव जो चाहिए जिसको करने के लिए, तो वो युवान भी है हमारे पास। फिर हमारी भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि हमारे पास सभी ऐसे प्राकृतिक संसाधनों है, जंगल जैसे बोले, खनिज जैसे बोले, पानी बोले, ये सब कुछ हमारे पास है। तो ये सब कुछ के आधार पर ये 54 करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अगर हम एक हो जाए और सभी लोग विकसित की एक ही दिशा में आगे बढ़े तो ये ज़रूर सफल होगा। बच्चों आगे भी कई प्रश्न हैं, लेकिन अब वह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और समझाएंगे। तब तक आप वह प्रश्न पढ़ के रखिए और उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी रह गई है इकाई वह और भाषा सजता दोनों समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।